हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर है खरा सौदा। ये खरा सौदा जो एक स्टोरी है, लोक कथा है ये, ठीक है। और ये जो लोक कथा है राजस्थान की है। इस लोक कथा को लिखा है विजयदान देथा ने। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विजयदान देथा। अब हमारे देश में अलग अलग प्रांतों के लिए कई अलग अलग लोक कथाएं हैं जो कि हमें सीख देने के साथ साथ मनोरंजन भी करती हैं। राजस्थान की एक ऐसी ही लोक कथा का इस पाठ में वर्णन किया गया है। एक समझदार बेटे ने किस प्रकार का काम और अपने सूझबूझ से अपने पिता के साथ हुए अन्याय और बेइज्जती का बदला लिया है। तो देखिए, ये एक कहानी जो है, ये किस प्रकार की कहानी है। इस लोक कथा में देखिए आप दिया हुआ है कि किसी गांव में एक बूढ़ा चौधरी रोज की तरह अपनी गाड़ी में लकड़ियां बांधकर पास के एक नगर में बेचने के लिए जाता था। वहां से गुजरते हुए एक सेठ ने गाड़ी को नजर भरकर देखा और चौधरी से पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लोगे? ना गाड़ी का क्या लेगा? तो चौधरी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए बोला, एक ही दाम लूंगा, पूरे 5 रुपए लूंगा। एक ही दाम है, पूरे 5 रुपए लूंगा। तो सेठ बोला, बाबा चल जैसी तेरी मर्जी, गाड़ी के पूरे 5 रुपए, पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी, गाड़ी मेरी हवेली तक ले चल। हवेली पहुंचकर चौधरी ने पहले गाड़ी में जूते बैलों की, जो गाड़ी में जो जुते हुए बैल होते हैं, तो गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया। इसके बाद से बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी सारी लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने भी खुशी खुशी चौधरी को 5 रुपए दे दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ चिल्लाया, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, मैंने इसकी पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। याद कर, मैंने गाड़ी का मोल पूछा था या फिर लकड़ियों का? 5 रुपए से 1 रुपया कम दिया हो तो कहना। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए बिल्कुल सच बोलना। एक दिन सबको भगवान के घर मुंह दिखाना है। तो चौधरी के तो होश हवास बिल्कुल गुम हो गए। इस प्रकार गुम हुए, काटो तो शरीर में खून ना निकले। बड़ा डरते डरते बोला, सेठ जी बैल जुते हुए जरूर थे, पर मैंने तो लकड़ियों के दाम बताए थे। गाड़ी बैल के कहीं 5 रुपए में भी आते हैं, गाड़ी और बैल भी कहीं 5 रुपए में आते हैं। अब सेठ ने छूटते ही कहा, पर मैंने तो गाड़ी के दाम पूछा था, गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं या नहीं तू जाने। आदमी को जवान से पलटना नहीं चाहिए, अब चुपचाप चलता बन। चौधरी बूढ़ा तो था ही, चतुर बिल्कुल भी नहीं था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, अपनी पगड़ी तक उसके पाँव में रख दी और रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई मालिक, आप तो बड़े हो, गरीब पर दया करो। सेठ के कान पे जू ना रेंगी, मतलब जू तंग ना रहेंगी, इसका अर्थ होता है सेठ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा उसके रोने का, गिड़गिड़ाने का। वो अपनी बात पे अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जवान की ही बरकत होती है। तो जवान से पलट जाए, जो व्यक्ति जवान से पलट जाए वह आदमी कैसा। अगर तेरी तरह सब अपने जवान से पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी भारी दिल से बाहर निकला और पैर पटकता हुआ गांव आ गया। चौधरी के 4 जवान पुत्र थे। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ छोड़ आए? रास्ते में खराब हो गई क्या? बहुत परेशानी हुई क्या? तो बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो सेठ के ठिकाने लगी। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली। परेशानी तो इतनी हुई कि शहर में पांव रगड़ता हुआ आ रहा हूँ। तुम में हिम्मत हो तो कुछ करो, मैं हार गया। मैं तो हार गया। चौधरी ने पूरी बात अपने बेटे को बताई। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। पिता की दशा देखकर तीनों बेटों ने कहा, चलो हमें सेठ की हवेली दिखा दो, है ना, तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो यूं राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। ये सोचकर ही बेटे आग बबूला हो रहे थे कि पिता ने पगड़ी सेठ के पाँव में रखी। ये भी सोच रहे थे बच्चे, आग बबूला हो रहे थे। पर जो
सबसे छोटा पुत्र था उसका, वो उधेड़ बुन में लगा था। वह कुछ सोच समझकर बोला कि कल मैं अकेला हूँ, सेठ से निपट लूंगा। कल मैं दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाऊंगा, सेठ की जवान से ही उसे बांधूंगा, उसी के तराजू, उसी के वाट से और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। सबको पता था कि जो छोटा पुत्र है बड़ा समझदार है, वो एक बार जो सोच लेता है वो करके दिखाता है। दूसरे दिन वह मुंह अंधेरे, मतलब कि बिल्कुल भोर भोर में, अंधेरे में ही घर से गाड़ी में लकड़ियां लाद कर निकला। नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दाव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से वह फूला और वह आज फिर लकड़ियां से भरी गाड़ी जब देखा, उसने देखकर उसकी आंखें जो थी बिल्कुल खुल गई। मतलब कि जब सेठ ने लकड़ियों से भरी गाड़ी जब देखी तो उसकी बाँछें खिल गई। मतलब वो फिर से फूला ना समाया। वो खुश हो गया कि आज फिर कल की तरह एक सौदा पकड़ा जाएगा। पास जाकर पूछा उसने, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा देखते ही समझ गया ये सेठ वही धूर्त है। उसने भी कहा, सेठ जी बेचने ही तो आया हूँ ना। सेठ ने अपने घमंड में चूर था। गाड़ी सब पे जोर देते हुए पूछा, एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव नहीं होता। बेटे ने भी कहा कि सेठ जी मैं भी दो टूक बात करता हूँ, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, साफ साफ बता दूं, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा। आपको जचते हो तो बोलो। सेठ मन ही मन मुस्कुराया कि ये तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या है, 1 टका बंद कर ले और 2 भी। मुट्ठी बंद का तो खोलने से पता थोड़ी चलता है ना। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो ज्यादा बता रहा है। अब राजा कर्ण की बेला कौन झिझक करे। चल मेरी हवेली चल, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी तके ही दूंगा। चौधरी का बेटा भी मन ही मन बुदबुदाया, अब इसे जिंदगी भर की लकड़ियां खरीदना भुला दिया तो अपना मुंह लेकर घर ना जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के वक्त पहले दाम के पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। इतना कहकर सेठ हवेली के भीतर गया और दोनों मिट्टियों में 1-1 टका बंद करके और चौधरी के बेटे के पास आकर बोला कि ले अपने दाम। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में घुसा हंसियां निकालकर बोला, सेठ जी मुट्ठियां मत खोलो, ये तो अब साथ ही जाएगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर गुस्से से बोला, ये क्या बक रहा है? चौधरी का बेटा बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ जी, जो सैधा ठहरा वही बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बेल्ट बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी। इतना कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दो चौधरी, दया कर मुझ पर, मुझसे गलती नहीं, पाप हो गया है ना। कल के गाड़ी बैल भी तू वापस ले ले। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूंगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी ने गुस्से में उसकी कलाई मोड़ते हुए, मेरा पिता भी कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, फिर भी तूने उसको, तेरे दिल नहीं पसीजे। अब तू जवान पलटता है, जवान से लाखों का लेन देन होता है, तो मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी ना, अब नहीं बोलो। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जवान तो की थी, पर टके शेर मुट्ठियां काटने के मुझे ध्यान नहीं आया। अब तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ, बस तू मेरा हाथ छोड़ दे, अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बेटा उसकी नकल उतारते हुए बोला कि ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा, बूढ़े आदमी से गाड़ी के बैल छीनने के वक्त में पूरा ध्यान था। ये बोलते बोलते उसने हंसिया का एक रगड़ा और दिया। सेठ जो था बलि के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा, मेरे हाथ छोड़ दो।
उसे ऐसे कांपते हुए देखकर चौधरी के बेटे की हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पे बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखो और 7 बार अपनी नाक रगड़ो। सेठ ने मन ही मन सोचा कि सर सलामत रहना चाहिए। पगड़ी पाँव नाक पगड़ी कहते पगड़ी रखने पाँव में पगड़ी रखने से क्या बिगड़ता, नाक रगड़ने से कोई खिस थोड़ी ही जाएगी। परंतु अपनी पगड़ी पाँव में रख दी और फिर 7 बार उसने गिनकर जमीन पर नाक रगड़ी। चौधरी का बेटा सुनकर बोला, अब चुपचाप 500 रुपए लाओ और हमारी गाड़ी बैल भी वापस लाओ। ज्यादा चीचू पड़ करी तो हंसी से आते निकाल लूंगा। सेठ तो उसके बाद ऐसा चुप हुआ कि मानो मुंह में दही जम गई हो। उसने वैसा ही किया जैसा चौधरी के बेटे ने कहा। चौधरी का बेटा समझदार था। वो दोनों बैलगाड़ियों के साथ खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इंसान को उसके अनुसार ही ट्रीट करना चाहिए।